तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग का बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन बहुत सारे बच्चों का गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जेई मेंस के लिए रिजल्ट भी भेजे हैं। अच्छा गया, बट आप अगले प्रयास की ओर लग जाइए और सभी बच्चे रेडी हो जाइए। इस बार ही हम लोग क्या करेंगे, सीयूटी एग्जाम देंगे और निकलेगा। आप लोगों को तैयारी करते रहना है और उसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में आज तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के एप्लीकेशन से सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक लेक्चर नंबर 3, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका एक टॉपिक बाकी रह गया था जिसको हम लोग कहते थे ईरर। तो आज हम लोग थोड़ा मेजरमेंट वाली कहानी पढ़ लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन तो कल कर ही चुके थे लास्ट में। तो चलिए, आई होप आपने डीपीपी बनाया होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आप बात करते हो प्रीफिक्स का, तो ये प्रीफिक्स वगैरह सब याद कर लीजिएगा कि योटा, जेटा, एक्सा, है ना। एक्सा ये सब क्या होता है, ये सब थोड़ा यूज हो जाता है, कभी कभी यूज आ जाता है। तो ये सबको बेसिक से हमको लगता है तो फाउंडेशन बैच में आपको देख लेना चाहिए था कि टेरा है, गीगा का, मेगा का। तो ये सब बस एक बार देखने वाली चीज है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा बचाने को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, मान के चलो आप कोई साइंटिफिक नंबर लिखते हो, ठीक है ना। तो वो नंबर है, मान के चलिए एन गुने, ठीक है ना, या एन से नहीं, साइंटिफिक कोई नंबर लिखते तो मान के चलिए नंबर है एक्स गुने 10 के पावर एन, ठीक है। तो हमको निकालना है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है अभी क्यों होता है, क्या पढ़ते हैं वो सब फाउंडेशन बैच में, ठीक है ना। यहाँ पे हमें काम से मतलब है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो 10 का पावर है वो किस ऑर्डर का है, कितना है वो हमको बता दो। तो इसके लिए ना आपको एक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स की एक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ये वाले एक्स का, ठीक है ना। उसे एक्स की तरफ जाना ही मत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.5 से 5 तक का, और 0.5 के बराबर भी हो जाएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 5 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो आप सपोज करके देखिए, कोई एन की वैल्यू है जिसमें लिखा हुआ है कितना, 2। 2 × 10⁵ तो या 10⁶ मान लो। तो आप बताइए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितने का होगा, 6 का, क्योंकि ये जो 2 है वो इसके बीच में लाइज कर रहा है। 2 किसके जगह पर है, एक्स वाले जगह पर है, ठीक। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 × 10⁶, तो 0.2 तो 0.5 तो छोटा हो गया। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पे 2 × 10⁵ लिखना पड़ेगा, एक ये देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये नहीं कि खट से मार देना 6, ये आई की संख्या भी देखो कि क्या ये इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब आपका आंसर होगा 5। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 5। अच्छा, अगर यहाँ पर एन की वैल्यू दी गई है 20 × 10⁶, तो तुरंत यहाँ पे मत बोलो 10 के पावर 6, ये भी देखो क्या ये 20 इसके बीच में आता है, नहीं। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, 2 × 10⁻7। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना का होगा, 7 का होगा। आई होप आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे। ये एक बेसिक सा टर्म है, हमको लगता है कहीं नीट वगैरह में यूज आ जाए आंसर्स को मिलाने के क्रम में, तो वो इस मिलाने में यूज आएगा, बाकी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है रूल ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अब ये बेसिक सा रूल है, मैं एक बार में आपको थोड़ा करके मैं समझा दूं आपको, आई थिंक आप समझ जाओगे, ठीक है। बेसिक रूल क्या है मैं समझा देता हूँ। ये कहता है, देखो डिजिट्स कितने होते हैं, तो डिजिट 10 होते हैं। एक जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट हुए, ठीक है ना, ये सब डिजिट हुए। इस डिजिट में से इसको बोलते हैं जीरो, और बाकी सबको क्या बोलते हैं, नन जीरो, ठीक है। 10 डिजिट हुए, डिजिट में से इसको क्या बोलते हैं, जीरो, बाकी सबको क्या बोलते हैं, नॉन जीरो। तो क्या होता है, ये कहता है नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। बिल्कुल, अगर आपको जीरो छोड़ के बाकी सब आ जाए ना, तो सबको किसकी तरह काउंट कर लेना, सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट कर लेना, ठीक है। अब अगला में कहता है ऑल ऑल फाइनल जीरो यूज आफ्टर द डेसिमल, ठीक है ना। जो भी जीरो डेसिमल के बाद यूज होता है, ठीक है ना, आप उसको गिनना है, ठीक है। जैसे दशमलव के बाद हुआ तो इसको गिन लेना है, ठीक। और अगर किसी के बीच में आ जाए उसको भी गिन लेना, और अगर पहले आ जाए तो मत गिनना, पहले वाले को नहीं गिनना है। और अगर वो दशमलव से पहले है तो उसको भी नहीं गिनना है, ठीक है। इतना बेसिक सा रूल है। तो आपको समझ में आ गया है किसको गिनना है। तो सिंपल सी बात है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर अगर जीरो नहीं हो तो सबको गिन लो। अगर जीरो दशमलव के बाद आ रहा है, गिन लो। अगर जीरो दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, गिन लो। अगर जीरो पहले आ रहा है, नहीं गिनना है। अगर जीरो दशमलव से पहले आ गया, नहीं गिनना है, क्योंकि वो पावर में चला जाएगा और पावर का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर देख लिए। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चलो जेई मेन से पूछा हुआ था, जो पहले एआई ट्रिपल ई के नाम से जाना जाता था। तो देख लो क्वेश्चन, हमें पूछ रहा है कि ये और ये, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो 1 2, और ये जीरो चूंकि बीच में है, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें
संख्या के आगे वाले जीरो को नहीं गिनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक है तो एक होगा, ठीक। अगर यहाँ पे कोई संख्या होता तब इसको गिनते, लेकिन ये संख्या के नॉन जीरो नहीं है, बल्कि यहाँ पर जीरो के पीछे दशमलव है तो उसको नहीं गिनना है। किसी संख्या के पीछे, किसी नॉन जीरो डिजिट के पीछे दशमलव होता और उसके पीछे जीरो होता तो गिन लेते, लेकिन यहाँ पर तो जीरो है तो यहाँ पर इसमें एक ही होगा। और इसमें कितने होंगे, तो पावर को नहीं गिनना है तो एक दो, तो इसमें दो होंगे। तो 5 1 2 कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। 5 1 2 कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, दूसरा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। क्या कहता है बुआ, राउंडिंग ऑफ। अब ये राउंडिंग ऑफ क्या है, ये देखिए। हाँ, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कुछ भी नहीं है, बेसिक सी बात है कि कब संख्या को हटाना है, रिमूव करने को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। देखिए कहते हैं अगर 5 से बड़ा हो, ठीक है ना, अगर 5 से बड़ा हो तो क्या कीजिए बुआ, उसको एक जोड़ दीजिए, ठीक है ना। ग्रेटर देन 5 तो राइज बाई 1, एक जोड़ दीजिए। अगर अगर 5 से छोटा हो तो स्टेज सेम छोड़ दीजिए, जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ किए आराम से रहिए। और अगर कहता है कि अगर 5, देखो यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो होंगे यहाँ पर। अगर कहता है यहाँ पर कि अगर अगर ये 5 ही हो और 5 के आगे वाला संख्या इवन हो तो छोड़ दीजिए, और अगर 5 के आगे वाला संख्या यदि ऑड हो तो एक बढ़ा दीजिए। ऑड होगा तो एक बढ़ा देगा और इवन होगा तो छोड़ देगा आगे वाला संख्या। सिंपल सी बात है भाई। 5 से बड़ा हो जोड़ दीजिए, 5 से छोटा हो छोड़ दीजिए। अब पांचे हो तो आप तो बीच में आ गया, तो आगे वाला होगा तो आगे वाले से पूछेंगे भैया, जैसे अब एक बार बताओ, कोई गलत होगा सजा दे देंगे, कोई सही होगा छोड़ देंगे, और बुझा ही नहीं रहा है गलत है कि सही, तो उसके बगल वाले से पूछेंगे ना, भैया तेरा की लग जो सही है, तो वही का वाली बात है। ये अपने आगे वाले से पूछता है, तो आगे वाला अगर ऑड होगा तो एक बढ़वा लेगा, इवन होगा तो जस के तस छोड़ देगा, बोलेगा हमें कोई परिवर्तन मत करो। यही हमारा राउंडिंग ऑफ था, ठीक है। अब चलिए हाँ, अब राउंडिंग ऑफ के जरा सा रूल होंगे, ठीक है ना। क्या रूल होंगे, एडिशन के। तो एडिशन के रूल कैसे काम करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ का एडिशन का रूल कहता है अगर मान के चलिए 2.314 है, ठीक है ना, और 4.11 है, ठीक है। तो ये कहता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कहता है 1 2 3 4। देखो इसमें कहता है दशमलव के बाद वाले को गिनना है, डेसिमल के बाद वाला का, आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना, आफ्टर डेसिमल गिनना है, ठीक है। तो जब आफ्टर डेसिमल गिनेंगे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अच्छा, और इसमें कितने हुए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट, 3। इसमें कितने हैं, 2। अब कह रहा है मिनिमम कौन हुआ, तो 2 वाला। तो कह रहा है पहले इसको जोड़ दो, सिंपल जोड़ जोड़ देते हैं, 4 2 4 6 दशमलव। अब कहता है आपका आंसर आ गया, बोले हाँ। अब बताओ कितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। तो हमको आंसर भी कितने में चाहिए, 2 में ही चाहिए। तो आपको दशमलव के पीछे 3 है तो हमको मजबूरी में इस 4 को हटाना पड़ेगा, और 4 को जब हटा रहे हैं तो 4 क्या है, 5 से क्या है, छोटा है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 6.42 आंसर, ठीक है। आपने एडिशन रूल समझ लिया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में सेम रूल काम करेगा। दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट फिगर गिनना है, और जब फाइनल आंसर आ जाए तो जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उतना काम को यूज करना है, और जो हटाने वाला उसको हटा देना है। लेकिन जब मामला मल्टीप्लाई का आता है 2.12 और 1.1, तब क्या करेंगे, ठीक है, 4 और 1.11 लिखेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है प्यारे बच्चों, तो इसमें पूरा गिनना है, ठीक है ना, ऑल, इसमें सभी को काउंट करना है, ऑल काउंट, ठीक है ना। और इसमें ऑल काउंट नहीं करना था, दशमलव के बाद करना था, इसमें सारे काउंट करने हैं। तो ऐसे हालात में क्या करेंगे वो देखो, तो इसमें है 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, तो इसमें है 3। अब पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2। अब देखो 4 6 5 3 2, 3 2 5 2 2 4 1 5, इतना है। लेकिन इसमें से आपको आंसर सिर्फ 3 में ही करना है, तो आपको इस 3 में ही आंसर करना है, इसको हटाना है। तो आपको नहीं लग रहा कि पीछे जो हटा रहे हो, ठीक है ना, वो 5 से बड़ा है और नॉन जीरो संख्या को फॉलो कर रहा है, तो सीधे कितना हो जाएगा, 2.36। आगे वाला में जुड़ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो आई थिंक आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये वाला फॉर्म लगेगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये वाला फॉर्म लगेगा। फिर से बोलता हूँ, इसमें दशमलव के बाद काउंट करना है, जैसे जोड़ घटाव करना है कर लीजिए, और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितना होगा उतने में आंसर करना है।
इसमें सभी को गिनना है और जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतने में आंसर करना है। बेसिक सी बात है यार। ठीक है, ठीक है। अब चलिए मामला आता है ईरर पर। ईरर क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा क्या, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ईरर क्या होता है? जब आप किसी चीज को मेजरमेंट करते हो उस दौरान जो हम कोई वैल्यू मांगते हैं कि हमको ये दो, ट्रू वैल्यू हम मांगे 1 kg कोई चीज हमको दो, और वो जो माप कर दिया, जो मेजर करके दिया वो 1 kg नहीं हुआ, तो मतलब पक्की बात है उसमें कुछ ईरर आ गया, कुछ कमी बेसी आ गया। तो अगर डिफरेंस आ गया, तुमने जो मांगा और वो जो तुमको दिया, ट्रू और मेजरमेंट, तुमने जो मांगा उससे ट्रू में, मुझे ट्रू वैल्यू मतलब क्या, मुझे 1 kg दो कोई चीज, मैंने मांगा तुमसे 1 kg मांगा था, तो वो चीज के बोलते हैं हम लोग, ईरर को बोलते हैं मेजर वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इसी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? ईरर। ठीक है, इसी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? ईरर। ईरर के प्रकार होते हैं रैंडम ईरर, सिमेट्रिक ईरर, ग्रॉस ईरर। तो ईरर के प्रकार होते हैं, मैं बता दूं कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, रैंडम, अच्छा उसके बाद होते हैं सिमेट्रिक, ये सब आपके काम का नहीं है। ग्रॉस, ये सब 12th वगैरह में जब 11th में पढ़ने तो थ्योरी वगैरह में काम आता है, आपके जेई में वगैरह नीट वगैरह में काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप रैंडम मतलब क्या? जिसमें हमको कारण नहीं पता हो, जिसमें रीजन हमको पता हो और ये पर्सन के कारण होता हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रैंडम ईरर और ये ग्रॉसिंग। ठीक है, लेकिन जो हमारा मेन चीज है वो ये है कि इससे रिलेटेड कुछ शब्दावली है, कुछ टर्म है जिसको जानना पड़ेगा। दोस्तों नहीं जानिएगा तो चीजें आप करवा दीजिए। क्या है शब्दावली? तो सबसे पहले एक चीज आता है, जैसे मान के चलो किसी ने कोई चीज मतलब ईरर में कि कोई चीज हमको कोई चीज दिया, तो दिया तो ठीक है, तो वो चीज हमको कमी दिया या ज्यादा दिया, इसके लिए हमको उसको मापना पड़ेगा, और वो मापना बार बार पड़ेगा। एक बार में जब विश्वास नहीं होता तो कैसे बार बार लोगों से पूछते, डॉक्टर साहब ठीक हो जाते ना, फिर दूसरे घर जाओगे, देखिए ना डॉक्टर हमें एक दवाई देने ठीक हो जाते, हाँ एकदम ठीक है, फिर मन में शंका, फिर क्या बोलोगे? हो डॉक्टर से देख वाली दवाई ठीक हो जाती है। मतलब जब तक आप 4-5 लोगों से नहीं पूछोगे तब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जब आप कोई चीज ईरर दिमाग में एक बार भर गया कि हमको कोई कमी दिया है, तो आप क्या करोगे? बहुत बार मापोगे, तो उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। कौन सा वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कौन होगा? A1, A2, A3, A4, कोई ऐसा कोई चीज मापे हो तुम, 3-4 बार कोई चीज को मापे हो। ठीक है ना, पहली बार मापे तो इतना रीडिंग आया, दूसरी बार मापे तो इतना रीडिंग आया, तीसरी बार मापे तो ये है, चौथी बार ये है, पांचवी बार ये है, इस तरह से। तो जब तुमने माप लिया तो सबका क्या करोगे? एक वैल्यू निकालोगे, एवरेज वैल्यू, कि उन सभी लोगों ने मुझे कोई बात बोला तो उस पूरे बात को मिलाकर एक बात क्या निकलता है। उसी प्रकार तुमने जो ये सारा मापा है, सबको मिलाकर एक सिंगल बात क्या निकलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, सच्चा वैल्यू, ट्रू वैल्यू, जिसको दिखाएंगे ए कैप, ए ऐसे। ठीक है, तो ये कहता है कि मीन वैल्यू बराबर होगा जितना तुम्हारे पास दिया हुआ है ना वैल्यू, सबको जोड़ दो और उसको भाग दे दो कितना से? एन टाइम है तो एन से भाग दे दो। ठीक है, मीन ऐसे ही ना मीन निकालते थे हम लोग, जितने भी वैल्यू है सबको जोड़ दिए और उतना नंबर से भाग दे दीजिए, मतलब बीच का रास्ता ना तुम्हारा ना हमारा, मध्य का रास्ता निकल गया। तो ये मीन वैल्यू निकला, मतलब कि इतने वैल्यू का एक सिंगल वैल्यू। सबने अलग अलग बातें कही लेकिन उसमें से मेन सबको मिला करके जो एवरेज निकला वो ये निकला। ठीक है ना, सबका एवरेज। ठीक, अब सवाल है मीन वैल्यू हो गया तो ईरर भी होगा, तो अब आएगा एब्सोल्यूट ईरर। एब्सोल्यूट ईरर, जिसको हम लोग डेल्टा ए से दिखाते हैं। अब एब्सोल्यूट ईरर क्या कहता है? तो एब्सोल्यूट ईरर कहता है कि भाई तुमने सबका एक वैल्यू निकाला, तो हर बार जो तुमने मापा है उसमें इसके तुलना में कितना कम और कितना ज्यादा मापा, मतलब हर बार तुमने कितनी गलती की है। तो ईरर, तो ईरर का मतलब क्या होता है? मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो डेल्टा ए में कहता है ट्रू वैल्यू ए नॉट है, और तुमने जो मापा है, पहला बार जो मापा तो पहली बार गलती हुई होगी, अब ये गलती ज्यादा या कम हो सकता है, इसलिए मॉड लगा दीजिए, ताकि माइनस भी होगा तो प्लस हो जाए, क्योंकि ईरर में माइनस नाम की कोई जगह नहीं होती है। ईरर में माइनस नाम की कोई जगह नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिए। कंपनी कम तोल रहा है तभी घाटे में जाएगा, और कंपनी ज्यादा तोल रहा है तभी घाटे में जाएगा। कम तोलेगा तो कस्टमर छोड़ देगा, ज्यादा तोलेगा तो खुद छोड़ देगा, है ना। इसीलिए माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए मॉड लगा देता हूं। और अगर दूसरा बार कितना गलती किया तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा कि दूसरे बार वाला में देखिए कि एक वैल्यू, ट्रू वैल्यू ये है,
और उस ट्रू वैल्यू से दूसरे बार में कितना कम तोला है, तीसरा बोलेगा तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से बार बार जितना बार बोलेगा उतना बार हम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। तो हमने निकाला पहली बार कितना कम तोला, दूसरी बार कितना कम तोला, तीसरी बार कितना कम तोला। अब ये जब एक बार इतना मेजर कर दिया तो अब हमको ये चेक करना है कि ईरर कितना का हुआ, मीन एब्सोल्यूट ईरर की अलग अलग जो हम बता रहे हैं कि अलग अलग इतना ईरर है, तो इस सबका कंबाइन ईरर कितना है तो पता है ना। अगर पूरे का एक वैल्यू निकालना है तो हमको उसका मीन निकालना चाहिए। तो अब हमारे पास आएगा मीन, और किसका मीन निकाल रहे हैं तो एब्सोल्यूट ईरर का, मीन एब्सोल्यूट ईरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट ईरर जिसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा ए, और ऐसे जहां भी ईरर लगा होता है वहां पर ऐसे मीन लगा होता है वहां पर ऐसे रेकरिंग दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो एब्सोल्यूट ईरर का ये है और इसके ऊपर मीन है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, रेकरिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप बताइए डेल्टा, तो आप बताइए डेल्टा ए का मान कितना होगा, तो जितना भी ईरर था सबको लिख दीजिए। तो जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 बट्टा n, ठीक है। ये निकल गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आता है बउआ जिसको हम लोग बोलते हैं लिखने का तरीका, ठीक है ना। तो अगर आपको रीडिंग लिखना होगा, क्या लिखना होगा बउआ, रीडिंग। तो रीडिंग में क्या बोलते हो ना, बोलते हो 10 kg आलू लिए हैं, 10 ग्राम के कमी बेसी हो सकता है, कमी बेसी मतलब ईरर हो सकता है। तो पहले एक बात बताइए, तुमने रीडिंग लिखना है तो सबसे पहले कौन सा वैल्यू लिखेंगे, ट्रू वैल्यू। सब माप का एक माप कितना निकला तो इतना, सब ईरर का एक ईरर कितना निकला तो इतना, तो इतना कमी बेसी हो सकता है। तो ये कौन सा निकला, ट्रू वैल्यू। ये क्या लिखा है बुआ, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इतना कमी बची, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना 10 kg प्लस माइनस 0.1 kg का कमी बेसी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए, अब आएगा बुआ हमारे पास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन या इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो फ्रैक्शन एरर मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन एरर या रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का क्या हुआ। तो कहता है कि जो तुमने एरर निकाला है मीन, मतलब ये जो मेन एरर निकाला है वो मेन एरर को जब तक तुम उसके शुरुआती इनिशियल मान मतलब ट्रू वैल्यू से भाग देकर नहीं दोगे तब तक कैसे पता चलेगा एरर कितना बड़ा है। जैसे एक बात बताओ, 1 kg कम दिया, तो 1 kg हमको चीनी कम दिया है, मार कर लेंगे इससे। तो आदमी बोले 1 kg चीनी काहे कम लिया है? तो मालिक 50 ट्रक माल भेजे हैं, 500 कुंटल चीनी भेजे होंगे, उसमें से 1 kg चीनी कम गया तो इससे कर रहा है, तो क्या बोले, पागल आदमी काहे से कर रहा है, 1 kg कम हो जाता है, गिर हो जाता है रास्ते में। क्यों? क्योंकि जब 1 kg को तुम बड़ा कब तक मान रहे थे, जब तक उसको शुरुआती मान नहीं बताया गया था। सिर्फ ईरर सुनोगा, शुरुआती मान नहीं सुनोगा, तुमको बड़ा छोटा नहीं पता चलेगा। अब कोई बोलेगा 1.5 kg चीनी मांगे तो 1 kg चीनी कम दिया, मारो मारो मार, क्या है, क्या है कि वो 1.5 kg बहुत छोटा क्वांटिटी में से तुम इतना बड़ा घपला कर दिए। तो ये चीज आपको बड़ा, ये चीज ईरर बड़ा है कि छोटा, वो इनिशियल वैल्यू के साथ जब तक कंपैरिजन रिलेट नहीं करोगे, रिलेटिव नहीं बनाओगे, तुलना नहीं करोगे, तब तक ये चीजें पता नहीं चलेगी। तो ये हुआ रिलेटिव। अब आता है बुआ परसेंटेज ईरर। कौन सा ईरर, परसेंटेज। तो परसेंटेज में कहता है कुछ नहीं है, रिलेटिव ईरर को मल्टीप्लाई करवा दीजिए 100% के साथ। संख्या बताने में दिक्कत होता है तो परसेंटेज में आंसर बताओ। जैसे कितना नंबर आया रे, तो 400, उधर कितना आया रे, 450। ये 400 450 ऐसे ही बोल सकता, 80% 90%। तो वही बात संख्या है बोलो तब, चाहे परसेंटेज बोलो तब, सुनने में आपको जो अच्छा लगे, परसेंटेज थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है तो इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रिलेटिव एरर का क्या होता है, अब उन्हें कितना परसेंट, 100%, हो गया। तो आपने ईरर के बारे में लगभग लगभग सारी जानकारी प्राप्त कर ली, ये हमारा ईरर था, ठीक है ना। अगर आपने हल्का सा भी यहाँ पर, हाँ, आपने हल्का सा ही प्यारे बच्चों मतलब कि ईरर ये पढ़ा होगा तो उसके बाद तो ये एकदम 100% खतरनाक समझ में आया होगा। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी इतना से भी आपका काम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, काम चलाना चल जाएगा, ठीक है ना। अब इस पे सवाल देखिए जो जेई मेंस पे पूछा हुआ 2016 में, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हमें एक स्टूडेंट जो है वो 100 ऑसिलेशन करता है, सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स है, व्हेन द सेट ऑफ डेटा, डेटा यहाँ पर A1 बराबर कितना दिया हुआ है, 90, A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 91, A3 बराबर कितना दिया हुआ है, 95, और A4 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 92।
तो हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो ये जो हमको निकालने के लिए बोल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ध्यान से देखिए तो ये हमसे रीडिंग निकालने के लिए बोल रहा है। ये हमसे रीडिंग निकालने के लिए बोल रहा है। इस फॉर्म में हमसे आंसर पूछ रहा है। रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको बुआ? मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू के बाद क्या निकालना पड़ेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तब ना दोनों को यहाँ रख करके मिलाएंगे आंसर में। जरा देखिएगा, तो देखिएगा, तो अब बताइए मीन वैल्यू कैसे निकलेगा? तो पहले मीन वैल्यू के लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बट्टा 4, ठीक है। अब बताइए सबकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 और बट्टे कितना आ जाएगा? 4, काटिएगा तो आ जाएगा 92, ठीक है ना। तो मान के चलिए हमारा ए ट्रू वैल्यू कितना आ गया? 92 आ गया, ठीक है। चलो अब हमको क्या निकालना है? ईरर निकालना है, पहली बार ईरर निकालना है। पहले डेल्टा A1 निकालेंगे, तो 92 में से पता है ना ट्रू वैल्यू में से क्या घटाते हैं? पहला वाला, तो 90, तो कितना आएगा? 2। अच्छा A2 कितना आएगा? तो 92 तो खैर सब में होगा, दूसरी बार घटाएंगे 91, तो कितना आएगा? 1। अच्छा डेल्टा A3 बताइए कितना आएगा? 92 में से कितना घटाएंगे? 95, ये माइनस आएगा तो माइनस मॉड लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3। अच्छा अब चौथा वाला में आएगा 92 माइनस 92, तो 0। तो अब बताइए ये तो एब्सोल्यूट एरर निकला, मीन एब्सोल्यूट कितना निकलेगा? तो मीन एब्सोल्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? मीन एब्सोल्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको भाग देना पड़ेगा। कितना? 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0, चूंकि 4 बार है तो 4, तो 3 1 4 है तो 6, यानी आ जाएगा 1.8। तो अब बताइए रीडिंग कितना का है? तो रीडिंग आया ए प्लस, तो यानी 92 प्लस माइनस 1.8, लेकिन 1.8 तो है भी नहीं करे, क्योंकि घड़ी मिनिमम सबसे कम कितना माप सकता है? 1 सेकेंड। तो 1.8 पहुंच गया, तो समझिए वो 2 के पास पहुंच गया। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा बबुआ? ये हो जाएगा 92 प्लस माइनस 2, क्योंकि 1.8 के आसपास पहुंचे, कि घड़ी दशमलव में नहीं है, घड़ी 1 सेकेंड मापता है, 1 के बाद 2 मापेगा, 2 के बाद 3 मापेगा, बीच की संख्या नहीं मापेगा, तो उसके आसपास सीधे कौन पहुंचेगा? 2। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये जेई मेंस का सवाल है, बताइए कितना इजी है। बस यही यही है भाई, है ना, इतना ही करना है आपको। अगला देखिए, यही तो क्वेश्चन बता दिए थे। अब अब आता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर, एडिशन कैसे करेंगे और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए, इसमें मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जैसे मान के चलिए a प्लस बी बराबर c है, a प्लस बी बराबर क्या है? c है, ठीक। बाद में मालूम चला कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? तो c में कुछ ना कुछ कमी बेसी होगा। क्यों होगा? क्योंकि a में भी कमी बेसी हुआ है a, और b में भी कमी बेसी हुआ है प्लस माइनस b, मतलब दोनों बार आप जोड़ घटाव किए हैं ना, तो जो हम a को मान रहे थे, a नहीं, मापने पर a में कुछ कमी बेसी आया और b में भी कुछ कमी बेसी आया, तो रिजल्ट में भी कुछ कमी बेसी आएगा, यही बात है। तो आप सिंपल दौड़िएगा तो c प्लस माइनस डेल्टा c बराबर a प्लस बी लिख सकते हैं, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b कॉमन लेकर के। अब हालांकि माइनस का तो इसमें कोई मतलब ऐसे भी नहीं, तो a प्लस बी से c कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? कट जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा इधर आकर के, क्योंकि c बराबर क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी, तो c खत्म हो जाएगा। तो आप बताइए सीधे डेल्टा c बराबर क्या होगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा, ठीक है। तो आप बताइए, अगर अगर कोई पूछेगा कि ईरर क्या है जोड़ घटाव में, तो बोलना डेल्टा a प्लस डेल्टा b। घटाव में भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि ईरर में घटाव नाम की कोई चीज नहीं होती है, पहले बोल दिया हुआ आपको। तो दो ईरर अगर आपको दिया हुआ, दोनों ईरर को अगर आप जो इतना ईरर है दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको फाइनल ईरर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा खेल है, मल्टीप्लाई और डिवीजन एक ही चीज है। तो सी बराबर ए गुने बी या ए बट्टे बी, भाग भी हो गया तब भी इसको करोगे तो ए माइनस बी, माइनस का कोई मतलब नहीं है तो सीधे ए भी लिख दो। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों होगा तब भी ये सेम फॉर्मेट फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का ईरर में कोई स्थान नहीं है। तो सी बराबर ए बी है। अब एक बात बताओ, ए में कुछ कमी बेसी हो गया, प्लस माइनस डेल्टा है, बी में कुछ कमी बेसी हो गया, प्लस माइनस डेल्टा बी। तो आपको क्या लग रहा है, सी में कमी बेसी नहीं होगा? प्लस माइनस डेल्टा सी बिल्कुल होगा। तो आप बताइए सी प्लस माइनस डेल्टा सी, और बट्टा पर का जोड़ कीजिए तो, सॉरी बट्टा पर का जोड़ बोल रहे हैं, ये आप मल्टीप्लाई कीजिए
तो ए मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए डेल्टा बी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। इस संख्या का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि डेल्टा ए ऑलरेडी छोटा है और डेल्टा बी ऑलरेडी छोटा है, तो 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 0.1 गुना 0.1 और 0.01 हो जाएगा, मतलब इतना छोटा हो जाएगा जिसका जोड़ घटाव रखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा बी। अब देखो सी प्लस माइनस डेल्टा सी बराबर ए बी, अब इसमें से देखो प्लस माइनस, ठीक है ना, डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा है। अब देखो ए बी से ये खत्म हो जाएगा क्योंकि सी बराबर ए बी है, तो बताइए डेल्टा सी बराबर क्या हो जाएगा, सीधे बोल दीजिएगा ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा है, दोनों तरफ सी से भाग दे दीजिए, किसी संख्या को दोनों तरफ भाग देने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बट्टे सी बराबर ए डेल्टा बी, और पता है ना सी को ए बी कहते हैं, तो ए बी, सी बराबर ए बी है ना, रख दिए, प्लस बी डेल्टा ए बट्टे ए बी, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो आप बताइए डेल्टा सी बट्टे सी, इसको आगे लिख दो, लिख सकते हैं डेल्टा ए बट्टे ए प्लस डेल्टा बी बट्टे बी, ठीक। अच्छा, हो गया। अगर तुम चाहो परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज चेंज निकल गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन चेंज इन सी बराबर फ्रैक्शन चेंज इन ए प्लस फ्रैक्शन चेंज इन बी, सिंपल, ठीक है। तो आप इतना सब कुछ ना करके डायरेक्ट रूल भी याद रख सकते हो, ठीक है इसका। अब आता है प्यारे बच्चों, इसमें इसी में क्वेश्चन आता है कि अगर मान के चलिए पावर होगा तब क्या होगा। तो पहले पावर वाला है क्या इसमें, तो पहले यही कर लूं, पावर वाला भी करना पड़ेगा, तो चलो जरा पावर वाला मैं कर लूं। तो पावर वाला के लिए मैं क्या करूँ, इसको हटा दूं क्या यहाँ से, हाँ, इसको हटा देता हूँ, कोई काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं जरा सा पावर वाला की बात कर लूं। तो अगर मैं पावर की बात करूंगा तो जरा देखिएगा, सी बराबर ए बी था, ठीक। तो आपने क्या लिखा, डेल्टा सी बाई सी डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी लिखा, रिजल्ट तो यही है ना इसका। तो इसका मतलब इसका पावर 1 1 रहा होगा, तो आपने आगे 1 लिखा, आपने आगे 1 लिखा। अगर यहां पावर 2 2 होता तो आप यहां 2 लिख रहे होते, अगर पावर 3 3 होता तो आप यहां 3 लिख रहे होते, जो पावर होगा वो आगे मल्टीप्लाई होगा, तभी तो यहाँ पे अपने 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करे, कुछ भी नहीं लिखा। तो सेम अगर यहाँ पे मैं एक डेमो लूं कि अगर मान लीजिए c बराबर ऐसे लिखा हुआ है a के पावर 3 b के पावर 4 c के पावर 5, तो आप क्या लिखते हैं, डेल्टा c बट्टे सी, 3 आगे डेल्टा a बट्टे ए, 1 था तब ना आपने ये लिखा, नंबर कुछ नहीं लिखा, पर यहाँ तो नंबर है तो नंबर आगे लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा 4 है तो 4 डेल्टा b बट्टे बी प्लस 5 डेल्टा सी बट्टे सी, हो गया, खत्म कहानी यार, इतना ही तो है, बस इतना बात आप लोग को याद रखना, ये पावर वाली कहानी है। अब चलिए इस पे जरा सा हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है इन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी है ए बी सी डी और परसेंटेज इरर ए में कितना है 1%, अच्छा परसेंटेज में चला गया ना, बी में कितना है 2%, सी में कितना है 3 और डी में कितना है 4, और कह रहा है ये पी है। तो पहले एक बात बताओ, पी बराबर क्या दिया हुआ है, ए के पावर 3 बी के पावर 2 सी डी, अच्छा सी ऊपर आएगा तो माइनस और डी ऊपर आएगा तो माइनस, कर सकता हूं ऐसा। अच्छा ऐसा सजा लेने के बाद सबको ऐसा सजा लीजिएगा, आपको इसका मैंने बताया है ना, परसेंटेज इरर पूछ रहा है तो डेल्टा पी बट्टे पी सब मल्टीप्लाई में है, 3 आगे आ जाएगा, याद आया, डेल्टा ए बट्टे ए अभी आपको बताया था, प्लस फिर से 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा बी बट्टे बी प्लस -1, तो -1 नहीं आएगा 1 आएगा, क्योंकि मैंने बोला है ना इरर में माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो डेल्टा सी बट्टे सी प्लस फिर से यहाँ पे -1 है, फिर आगे आ जाएगा डेल्टा डी बट्टे डी, सब में परसेंटेज चेंज है तो सब में परसेंटेज चेंज लिख दो 100%, और इसमें सब में मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, परसेंटेज कह रहा है दोनों तरफ 100 100, ठीक है। तो आप बताइए बराबर 3 गुने डेल्टा ए बट्टे ए, मतलब ए में परसेंटेज चेंज कितना है बउआ, तो ए में परसेंटेज चेंज है कितना परसेंट बउआ, 1%, कह रहा है ना ए में कितना परसेंटेज चेंज है
1% का एरर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1% प्लस 2 गुने बी में कितना है, तो बी में 2% है, प्लस 1 गुने सी में कितना है 3%, प्लस 1 गुने डी में कितना है 4%। बस सबका ए बी सी डी का परसेंटेज चेंज हमको दिया था, एरर लिख दिए। तो 3%, 4%, 3%, 4%। अब बताइए, 3 3 6, 6 4 10, 4 14%। नीट का क्वेश्चन। अब आपको इतना बात समझ में आया? आई थिंक अगर आपको नीट जेईई का तैयारी करना है तो इस लेवल तक तो आपको जाना ही, अपने माइंडसेट को लेके जाना ही चाहिए। और प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मेरा ट्रैक हल्का सा हिला है, फिर से रिपीट कर लीजिए, वापस जाइए, फिर से उसी चीज को दोबारा देखिए, क्योंकि इसको 2 बार 3 बार 4 बार, यही तो आपकी सुविधा है, कितना बार भी देख सकते हो, ठीक है ना। इसको देखो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जल्दी भागो और जाके एरर को बना के आओ, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को एकदम अटेम्प्ट करने हैं, ताकि कल की क्लास में आकर के मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चंस को वहां पे बनाऊंगा। और कल की क्लास यूट्यूब पे नहीं आएगी, डीपीपी के जितने सॉल्यूशन की क्लास है वो सारे क्लास एप्लीकेशंस पे आएंगे, ठीक है ना। थ्योरी यहाँ चलेंगे और न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशंस पे चलेंगे, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चों।